हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो सहायक कुल सचिव की मेरी लगातार सीरीज चल रही है उसमें इकाई 6 का हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन तीनों पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहें। ठीक है भाई, तो चलिए समय न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो पार्ट 4 और टॉपिक का नाम है स्वायत्तता एवं वित्त पोषण का महत्व। ठीक है, स्वायत्तता एवं वित्त पोषण का महत्व है। ठीक है, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है मेरी दृष्टि में, लेकिन फिर भी एक एक बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार हमको टॉपिक को भी एक एक बूंद करके पढ़ना है। ठीक है, तभी हमारे नंबर्स में क्या हो पाएगी, इंक्रीजमेंट हो पाएगी। ठीक है, हमको डिक्रीजमेंट नहीं करना है, इंक्रीजमेंट ही करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्वायत्तता थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्या होती है स्वायत्तता, क्या प्रकार है, किस लिए आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। बाकी इसका कोई महत्वपूर्ण मेरे दृष्टि में तो नहीं है, लेकिन वित्त पोषण टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं क्या है स्वायत्तता की अवधारणा एवं प्रकृति। प्राचीन काल से ही स्वायत्तता की अवधारणा विद्वानों की प्रमुख चिंताओं में से एक रही है। ठीक है, यह अवधारणा पहले प्राचीन ग्रीस में चर्चा में आई थी और बाद में इसे ग्रीक शब्दों ऑटो, सेल्फ और नॉमोस, नियम या कानून से लिया गया, यानी कि ऑटोनॉमस से किसको लिया गया है, स्वायत्तता को लिया गया है। इसका अर्थ है कि जो स्वयं के द्वारा बनाए गए कानून को देता है। स्वायत्तता को अपने लिए सोचने, स्वतंत्र समाज में रहने के दौरान अपनी इच्छाओं पर काम करने के द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है, जिसके कानून आपको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हैं। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वशासन, अपना नियम और संप्रभुता जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वायत्तता के पर्याय के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग उन राज्यों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो स्वशासित थे, यानी कि सीधी सी बात है, स्वायत्तता वो होती है जो अपने अनुसार चले, अपने अनुसार काम करे। ठीक है, किसी की न माने, वो स्वायत्तता होती है। ठीक है, उसी को हम स्वायत्तता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वायत्तता क्या है, लेकिन बाद में व्यापक रूप से यह व्यक्तियों की विशेषताओं के रूप में समझा जाने लगा। आज स्वायत्तता की अवधारणा का उपयोग दोनों इंद्रियों में किया जाता है। हालांकि दार्शनिक मुख्य रूप से व्यक्ति के एक गुण के रूप में स्वायत्तता की व्याख्या करते हैं। शिक्षा के परिदृश्य में स्वायत्तता की अवधारणा के बारे में सबसे आम समझ यह है कि पाठ्यक्रम स्वतंत्र होना चाहिए, कार्य प्रणाली स्वतंत्र होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आदि के बारे में स्वायत्तता, निर्णय लेने के लिए संस्थानों को व्यावसायिक स्वतंत्रता की डिग्री को संदर्भित करना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शिक्षा के संदर्भ में स्वायत्तता की अवधारणा के बारे में सबसे आम समझ यह है कि यह पाठ्य चर्चा, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम की प्रकृति, कार्यक्रमों आदि के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के लिए संस्थानों को व्यावसायिक स्वतंत्रता की दर को प्रस्तुत करती है। यदि आप हमारे प्राचीन साहित्य को देखें तो आप पाएंगे कि प्राचीन भारतीय आश्रम का जो गुरु होता था वो हमेशा कैसा होता था, स्वतंत्र होता था, यानी कि उसे किसी का भी बात मानने की आवश्यकता नहीं था, वो कुछ भी निर्णय कर सकता था। ठीक है, तो वो क्या था, स्वायत्त था। की जाने वाली विभिन्न, तो स्वायत्त था वह अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तय करता था। विद्यार्थियों में विकसित किए जाने वाले विभिन्न कौशल की पहचान कौन करता था, गुरु करता था। आश्रम विद्यार्थियों के रहने की अवधि का निर्धारण करता था और विद्यार्थियों का मूल्यांकन आदि कौन करता था, गुरु करता था हमेशा, और इस गुरु पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता था। अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक स्वतंत्र स्वायत्तता कहते हैं। आगे चलते हैं, स्वायत्तता क्या है। और स्वायत्त शब्द ग्रीक शब्द ऑटोनॉमस से लिया गया है। पहली बात तो ध्यान रखना, जो स्वायत्त शब्द है वो ग्रीक शब्द ऑटोनॉमस से लिया गया है, जिसका अपना कानून है। क्या है, अर्थ क्या हो जाएगा इसका, जिसका अपना कानून है। लेकिन हमारे पास राजनीति, दार्शनिक और शैक्षिक व्यवस्था में इस शब्द की अलग अलग अर्थ हैं। शैक्षिक व्यवस्था में इसे मुख्य रूप से संस्थागत स्वायत्तता, शिक्षक स्वायत्तता के संदर्भ में समझा जाता है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, यानी कि ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि राष्ट्रीय नीति शिक्षा की कब बनी थी, 1986 में बनी थी। आगे चलती हैं।
शिक्षकों को समुदाय की चिंताओं से क्षमताओं से संबंधित संचार गतिविधियों के उचित तरीकों को विकसित करने के लिए नवाचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक शिक्षक के वेतन और सेवा की शर्तों को उनकी सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के साथ और पेशे को आकर्षित करने की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। ये स्वायत्तता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षकों को शिक्षा शास्त्र के पहलुओं को चुनने में अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। अब भाई स्वतंत्रता दे जाने से क्या है, व्यक्ति का माइंड पूरी तरीके से काम करता है, और माइंड काम करेगा तो अच्छे से अच्छे कार्य करने में क्या हो पाएगा, सक्षम हो पाएगा। इसीलिए स्वायत्तता को आपको क्या है, अधिक से अधिक बल देना चाहिए। जैसे एक छात्र होता है या एक आपका बच्चा भी होता है, तो उस बच्चे को भी आपको क्या है, स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। आप सोचे थे कभी ये खिलौनों को तोड़ रहा है या इस चीज़ को तोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा है, वो कुछ ढूंढने का, कुछ अपने लिए करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर आप उसे स्वायत्तता नहीं दोगे तो वो नहीं करेगा, और उसकी इस जो क्वालिटी है ढूंढने की, वो धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त होती जाएगी। इसीलिए बच्चों को कभी भी नहीं टोकना चाहिए, ठीक है, ताकि वे अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी तरीके से पढ़ा सकें। भाई एक शिक्षक को भी तो स्वायत्तता मिलेगी, तभी तो वो प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की स्वायत्तता की क्या की है, सिफारिश की है, और इसमें श्रेणीकृत स्वायत्तता की अवधारणा को भी क्या किया है, प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वायत्तता में स्वायत्तता के प्रकार, तो स्वायत्तता दो प्रकार की होती है, एक शिक्षक स्वायत्तता और दूसरी होती है क्या, शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी या छात्र की स्वायत्तता। तो बस ये दो प्रकार आप याद रखिए। शिक्षक स्वायत्तता यानी कि जब शिक्षक को एक स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो छात्रों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, पाठ्यक्रम पर अच्छे तरीके से चर्चा कर सकता है, ठीक है, पाठ्यक्रम को एक बेहतर रूप प्रदान कर सकता है, कौन, शिक्षक, ठीक है, और वो अपने कौशल में भी क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, नई नई चीज़ों को ढूंढने में, नवाचार करने में भी क्या निभाता है, भूमिका निभा सकता है शिक्षक। और शिक्षार्थी उन्हीं इन चीज़ों को क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता है, और आगे चल के अपने जीवन में कौशल को अधिक से अधिक ग्रहण कर सकता है जब स्वायत्तता दी जाएगी, ठीक है। आप बांध कर रखोगे किसी भी व्यक्ति को तो वो नहीं करेगा कार्य, ठीक है। इसीलिए ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आप शिक्षक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है व्यावसायिक क्षमता और समर्थन, ठीक है। व्यावसायिक क्षमता यानी कि उसकी व्यावसायिक क्षमता कैसी है और समर्थन कितना मिल रहा है, ये कारक प्रभावित करता है। अगला है शिक्षक की व्यक्तिगत मान्यता प्रणाली, यानी कि वह स्वयं कैसी सोच रखता है, आत्मविश्वास कैसा है उसका, ठीक है, ये आदि के द्वारा भी उसकी जो स्वायत्तता है वो प्रभावित होती है। अगली है आपकी शिक्षक की आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, यानी कि शिक्षक अपने आप में कितना रहता है और उसकी अभिप्रेरणा कैसी है, सोचने की क्षमता कैसी है, ये भी क्या है, शिक्षक की स्वायत्तता को प्रभावित करती है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। कौन सा है, मनोवैज्ञानिक कारक भी शिक्षक की स्वायत्तता को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। जैसे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये आराम से, और इसका भी ले सकते हैं। ये क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी ये जो शिक्षार्थी स्वायत्तता है तो देख लेते हैं। शिक्षार्थी की स्वायत्तता को व्यक्ति मनन, निर्णय लेने, कार्य करने की इच्छा और अपने दम पर प्रयोग करने की क्षमता के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है, यानी कि ये होती है शिक्षार्थी स्वायत्तता, ठीक है। आगे है देखो भाई क्या, पोषण, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। देख लेते हैं जो है जंतु पोषण और पादप पोषण। तो जंतु पोषण में पूर्णभोजी, परजीवी, मृत्युजीवी 3 प्रकार का पोषण आता है, और पादप पोषण में स्वपोषण और विषम पोषण आता है, यानी कि स्वपोषण यानी कि प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण होता है, ठीक है, ये स्वपोषण। आगे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। पोषण क्या है देख लेते हैं। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं से उपयोग करती हैं तथा अपशिष्ट का परित्याग करती हैं, यह प्रक्रम क्या कहलाता है,
पोषण कहलाता है। क्या? वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करती हैं तथा अपशिष्ट का क्या करती हैं? परित्याग करती हैं। और यह पूरा का पूरा प्रक्रम या प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जंतु पोषण यह 3 प्रकार का होता है। पूर्णभोजी यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन को देख लेते हैं क्या है। इसमें जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसे पचाकर अवशोषित करते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। इसमें क्या करते हैं? जीव पोषण पदार्थों को ग्रहण करती हैं, अवशोषित करती हैं यानी कि पचा करके क्या करती हैं? अपने शरीर में एब्जॉर्ब करती हैं। और ये 4 प्रकार का होता है। शाकाहारी, जो प्राणी पादपों से भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी प्राणी या जंतु कहते हैं। उदाहरण गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि ये सब क्या हैं? शाकाहारी प्राणी हैं। ठीक है। दूसरा है मांसाहारी, मांसाहारी प्राणी, जो प्राणी अन्य जंतुओं के मांस से भोजन लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, ये क्या हो गए? मांसाहारी। अगला है सर्वाहारी। ठीक है। कौन सा है? सर्वाहारी। तो जो प्राणी पादप तथा जंतु दोनों से पोषण प्राप्त करती हैं उन्हें सर्वाहारी कहती हैं। उदाहरण कौवा हो गया, मानव हो गया आदि। अपमार्जक, जो प्राणी मृत, अपघटक भी कह सकते हैं, अपमार्जक या अपघटक। ठीक है। जो प्राणी मृत जंतुओं से भोजन लेते हैं उदाहरण उन्हें क्या कहते हैं? चींटी, बलचर, गिद्ध, बलचर यानी कि गिद्ध आदि, ये कौन से होते हैं? अपमार्जक होते हैं यानी कि पृथ्वी के अपघटक। तो आपसे पूछा जाए पृथ्वी का सफाई करता कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो अपमार्जक या अपघटक को पृथ्वी का सफाई कर्मचारी या फिर स्वच्छता कर्मचारी कहा जाता है। किसको? अपमार्जक को या अपघटक को। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो चींटियाँ क्या करती हैं? मिलाती हैं, इनको अपघटित करती हैं। ठीक है। चीज़ों को जो भी, जैसे मान लीजिए कोई पशु मर गया है तो उसको आपने कहीं पर भी डाल दिया तो इनको मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करते हैं? अपमार्जक बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। जो पहला प्रकार था, कौन सा प्रकार? पूर्णभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब वो 4 प्रकार का था। उसके बाद है परजीवी। क्या है? परजीवी यानी कि पैरासाइट। जब एक जंतु अपने भोजन को दूसरे जंतु से प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मच्छर, जूं, गोलकृमि। मच्छर, जूं, गोलकृमि। गोलकृमि मनुष्य की आंतों में या अन्य आंतों में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। जूं भी मनुष्य पर रहता है। मच्छर भी मनुष्य को काट करके अपना क्या करती हैं? दूसरे जीवों से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। वो कहलाते हैं पैरासाइट। ठीक है। आगे चलते हैं। मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। मॉर्टल भी बोला जाता है मृतोपजीवी को, मॉर्टल या सैप्रोफाइट। जब जंतु अपना भोजन सड़े गले और मृत पदार्थों से तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी यानी मॉर्टल या सैप्रोफाइट कहते हैं। उदाहरण कवक, जीवाणु आदि। अब देख लेते हैं ये कौन सा पोषण था। ठीक है। पोषण था। अब पोषण कितने, अब देख लेते हैं यानी कि जो पोषण था देख लेते हैं कौन सा पोषण था। जंतु पोषण था, सॉरी, जंतु पोषण हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपना पादप पोषण, जो कि पादप पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। पौधों को अपनी वृद्धि हेतु विभिन्न पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। यह पोषण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जब पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की मदद से करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल आदि, ये 2 प्रकार का होता है। अब स्वपोषी पोषण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं स्वपोषण, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, शैवाल आदि। अब 2 प्रकार का कौन सा होता है? तो प्रकाश स्वपोषण यानी इस पोषण में पौधे अपने भोजन का निर्माण सूर्य की ऊर्जा से करते हैं, जैसे हरे पौधे। रासायनिक स्वपोषण, इस स्वपोषण में पौधे अपने भोजन का निर्माण रासायनिक पदार्थों तथा किरणों से करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनीकरण, जीवाणु। ठीक है। आगे चलते हैं। अब परजीवी आते हैं। ये परजीवी है यहाँ पर भाई, क्या? परजीवी। तो जब पौधे स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते या भोजन के लिए दूसरी जीवों पर निर्भर रहती हैं तो इस प्रकार की जीवों को कौन सा कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। और स्वपोषी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो स्वयं बनाने वाला हो गया। परजीवी यानी कि दूसरों के
शरीर पर या कहीं पर भी रह करके अपना भोजन तैयार करती हैं वो परजीवी कहलाती हैं। अब परजीवी पौधे अमरबेल, रैप्लिशिया, दोनों याद रखनी है आपको। परजीवी कौन से? अमरबेल है, रैप्लिशिया है। मृतोपजीवी पौधे माइकोरजा, अन्य कवक आदि ये क्या है? मृतोपजीवी हैं। परजीवी अमरबेल और रैप्लिशिया है। ठीक है, आगे चलती हैं, आगे देख लेते हैं कीट बच्ची पौधे। ये कीट बच्ची पौधे क्या हैं? यूट्रिकुलेरिया, ब्लैड बर्ड, घटपर्डी, पिचर प्लांट बोलते हैं। घटपर्डी को क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, पिचर प्लांट घटपर्डी को कहते हैं, ब्लैड वर्ट कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। ये कौन से होते हैं? कीट बच्ची पौधे कहते हैं, यानी कि ये कीटों का भक्षण करने वाले पौधों को कीट बच्ची पौधे कहा जाता है। ठीक है, ये आप यूट्यूब पर वीडियो डाल करके देख सकते हैं। घटपर्डी, ब्लैड बर्ड, यूट्रिकुलेरिया, पिचर प्लांट, इनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, किस प्रकार ये अपनी पत्तियों के माध्यम से एकदम से आती हैं। जो कीट जब इनकी पत्तियों पर बैठ जाती हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, तो ये उसे अपना क्या कर लेती हैं? भोजन बना लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं उनका। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो पदार्थ जंतुओं द्वारा अपनी वृद्धि तथा जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो जो पदार्थ अपनी वृद्धि, जो पदार्थ जंतुओं द्वारा अपनी वृद्धि तथा जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जंतु पोषक तत्व। तो जंतु पोषक तत्व में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी थोड़ा सा आराम से चलती हैं। जंतु पोषक तत्वों में कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। ठीक है, और जो ये क्या हो गए? महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो गए। अब इधर रासायनिक के हैं, कौन से हैं? अकार्बनिक। ये कार्बनिक हैं, ये अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, लोहा, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अकार्बनिक हैं और ये कार्बनिक है। ठीक है, चलती हैं कार्बनिक पदार्थ में चलती हैं। तो सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का आप सूत्र दे सकते हैं C/H/O, यानी कि CHO 1:1 अनुपात, जैसे कि C6H12O6, इसका सूत्र C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? सूत्र होता है CHO 1:1। ठीक है, आगे चलती हैं, इसका क्या कार्य है? यह शरीर को त्वरित यानी कि इंस्टेंटली एनर्जी प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे पूछा जाए इंस्टेंटली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट का। इसे शरीर का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो फ्यूल ऑफ बॉडी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल ऑफ बॉडी कहती हैं। इसका स्रोत क्या है? स्रोत आलू में क्या रहती है? कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक रहती है। अनाज में क्या रहती हैं? चावल, गेहूं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, लेकिन सर्वाधिक की बात की जाए तो आलू में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होती है। और ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार से शरीर में उपस्थित होता है। देख लेते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं। और ये 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सबसे अधिक पूछा जाता है इसके एग्जाम्पलों से पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मीन्स वो पूछ लेता है ये निम्नलिखित में से कौन सा जो दिया गया ऑप्शन है वो मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है। तो मैं देखिए इनको बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ आपको, और कभी भी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आप भूल जाओ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि सर भूल गए। अगर नहीं भूलो तो आप थैंक्स भी वीडियो में बोल सकते हो, यानी कि आप इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी कर सकते हो, ताकि मैं और भी इन ऐसी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो देख लेते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो से यहाँ पर आप मोनू याद रखिए और मोनू की गर्लफ्रेंड याद रखिए GF। ठीक है, मोनू की क्या याद रखिए? गर्लफ्रेंड, यानी कि GF याद रखिए और जी में स्क्वायर लगा लीजिए। तो भाई देखो एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। G4 ग्लूकोज हो गया, G4 गैलेक्टोज हो गया, F4 फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यानी कि जो मोनू की GF गर्लफ्रेंड है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है। एक तो ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज और एक फ्रक्टोज। तो मोनू की क्या है? गर्लफ्रेंड। मोनू की क्या है? गर्लफ्रेंड। अब उस गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सलमा। उस गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सलमा। तो क्या हो जाएगा? उसका नाम सलमा हो जाएगा। और सलमा क्या करती है? अपने बालों की डाई करती है। भाई अपने बालों की क्या करती है? डाई करती है। तो स फॉर सुक्रस, L फॉर लैक्टोज, मा फॉर माल्टोज। तो देखो ये दी हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये क्या है? डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। अब ठीक है, GF
सलमा है डाई करती है, लेकिन ये तैयारी कर रही है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। भाई वैकेंसी ये चल रही है तो तैयारी किसकी करेगी? सलमा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रही है, इसीलिए वो क्या पढ़ती है? जीएस पढ़ती है। ठीक है, और जीएस यानी पढ़ती है तो जीएस मीन्स जी फोर गोंद। G4 क्या हो जाएगा? गोंद। S4 क्या हो जाएगा? स्टार्च। और S4 क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। और एक और एग्जाम्पल याद रखना है, पैक्टिन। ठीक है, क्या? पैक्टिन। एक और एग्जाम्पल याद रखना है, काइटिन। पैक्टिन और काइटिन ये दोनों भी क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं, लेकिन आपको तो GS याद रखना है केवल। ठीक है, तो किसकी? मोनू की गर्लफ्रेंड क्या? सलमा डाई करती है और साथ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रही है, तो GS पढ़ती है। तो G4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो मोनू की है तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। सलमा की सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। G4 आपका गोंद, सुक्रोज वो और स्टार्च, सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सुक्रोज आपको याद रखना है, फ्रक्टोज ग्लूकोज से मिलकर बनता है, माल्टोज ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है? तो याद दीजिए, देखो मोनू की जो गर्लफ्रेंड थी कौन? GF। पहले क्या थी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो पहले फ्रक्टोज को किसके साथ मिला दीजिए? किसके साथ? देखो सुक्रोज पहले किसके साथ मिलाएंगे? हम ग्लूकोज के साथ मिलाएंगे। ठीक है, फिर फ्रक्टोज को हम किसके साथ मिलाएंगे? सॉरी, फ्रक्टोज हो गए, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला दी। अब हम ग्लूकोज को किसके साथ? ग्लूकोज के साथ ही मिलाएंगे तो माल्टोज बन जाएगा, और ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लैक्टोज बन जाएगा। अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तत्व बहुत महत्वपूर्ण। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज है। अभी पड़ी जो मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज होती है सबसे क्या है? मीठी शर्करा होती है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज है, जो कि सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स में क्या है? पाया जाता है। माल्टोज सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ड्राई फ्रूट में सबसे अधिक पाया जाता है। ये सबसे सर्वाधिक एनर्जी प्रदान करती है, यानी कि सर्वाधिक एनर्जी कौन? ड्राई फ्रूट्स प्रदान करती हैं। ठीक है, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। कैप्सूल के कवच स्टार्च के बने होते हैं। जो कैप्सूल्स आप खाती हो ना, वो किसके बने होते हैं? स्टार्च के बने होते हैं, इसीलिए आसानी से गल जाता है। लैक्टोज को क्या कहते हैं? लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा कौन सी है? माल्टोज है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं। ठीक है, याद कैसे रहेगा? तो शुगर में एस आ रहा है तो सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं। सर्वाधिक मीठी फ्रक्टोज होती है। सूखे मावे में सर्वाधिक पाई जाने वाली माल्टोज है। और लैक्टोज मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। कैप्सूल की कवर क्या है? स्टार्च के बने होते हैं। आगे चलती हैं, प्रोटीन। ठीक है भाई, प्रोटीन टॉपिक आ गया ये अपना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट प्रोटीन है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। किससे? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और अमीनो अम्ल की जो संख्या है सामान्यतः कितनी? 20 होती है, जिसमें से 10 शरीर द्वारा व 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो कितने टोटल 20 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है प्रोटीन, जिसमें से 10 हमारे शरीर से और 10 पोषण भोजन से प्राप्त होते हैं। अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। शोध द्वारा 2 नए प्रकार के अमीनो अम्ल खोजे गए हैं, तो कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 22 भी मानी जाती है। प्रोटीन के कारण प्रोटीन नई कोशिकाओं का निर्माण कर शरीर की संरचना के निर्माण में सहायक होते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या है? प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ध्यान रखना, प्रोटीन से ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। ये क्या करती है? शरीर प्रोटीन नई कोशिकाओं का निर्माण कर शरीर की संरचना में क्या होती है? निर्माण में सहायक होती है। स्रोत देख लेते हैं। स्रोत में सोयाबीन, दलहन, मछली, मूंगफली, अंडा। कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से हमें कौन से रोग हो जाते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग मराइस्मस यानी सामान्यतः बच्चों में होता है। यह 1.5 वर्ष के पहले होता है। यह प्रोटीन और वसा दोनों की कमी के कारण होता है। मराइस्मस प्रोटीन की कमी के कारण भी होता है और वसा की कमी के कारण भी होता है। अधिकतर बच्चों में होता है, 1.5 वर्ष से पहले होता है। क्वासी और कर यह भी सामान्यतः 1.5 वर्ष के बाद होता है। प्रोटीन के प्रकार देख लेते हैं। साधारण प्रोटीन कौन सी? साधारण प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि फाइब्रिन, ग्लोबिन, सिन। क्या है? फाइब्रिन, ग्लोबिन, सिन। फाइब्रिन, ग्लोबिन और सिन। फाइब्रिन, ग्लोबिन, सिन, ये कौन से हैं? साधारण प्रोटीन है। ठीक है,
फाइब्रिन, ग्लोबिन और सिन। संयुक्त प्रोटीन कौन से हैं? ऐसे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल व खनिज यानी कि मिलन से बनकर बने होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? संयुक्त। जैसे कि हीमोग्लोबिन यानी हिम खनिज है, ग्लोबिन क्या है? अमीनो अम्ल है, इसीलिए हीमोग्लोबिन क्या एक संयुक्त प्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो साधारण प्रोटीन उनके विघटन से बनते हैं, फाइब्रिन के विघटन से फाइब्रोनोजिन बनता है, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न प्रोटीन। थ्रोम्बिन के विघटन से प्रोथ्रोम्बिन बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ स्रोत और उनसे कौन सी प्रोटीन मिलती है। तो दूध सफ़ेद रंग का होता है किसके कारण? केसीन प्रोटीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। आपसे पूछा जाए दूध का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है और सफ़ेद रंग है वो केसीन के कारण होता है। गेहूँ ग्लूटिन प्रोटीन, हड्डी ओसिन प्रोटीन, नाखून व बाल अल्फा कैरोटीन। नाखून व बाल में कौन सी प्रोटीन होती है? अल्फा क्रेटिन प्रोटीन होती है। ठीक है, दूध का पीला रंग कैरोटीन, दूध का सफ़ेद रंग कैसीन, गेहूँ में ग्लूटिन। ठीक है, और हड्डी में कौन सी? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। मकड़ी का जाला बीटा क्रेटिन। मकड़ी का जाला किससे बनता है? बीटा क्रेटिन नामक प्रोटीन से बनता है। नाखून जो बाल होती हैं वो अल्फा क्रेटिन और जो मकड़ी का जाला होता है वो बीटा क्रेटिन से बनता होता है। दाल में कौन सी पाई जाती है? प्रोलिमिन। प्रोलिमिन दाल में कौन सी मिलती है? प्रोलिमिन। अंडा में कौन सी मिलती है? एल्ब्यूमिन मिलती है। कौन सी? एल्ब्यूमिन मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं और देख लेते हैं विटामिन से आगे। ठीक है, प्रोटीन्स कंप्लीट होने विटामिन। ठीक है, विटामिन से बनते हैं विटामिन बी व सी। ठीक है, के और डी ए ये दो प्रकार पर हैं। एक आपकी वसा में घुलनशील विटामिन, एक जल में घुलनशील। तो ये क्या है? आपकी बिस्की यानी कि बिस्की को किस में डालती हैं? जल में डालती हैं। तो ये बिस्की यानी कि वसा में घुलनशील वस्की यानी कि ये क्या है आपकी? सॉरी, देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है। ये आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो कौन सी हैं? बी और सी। बाकी जल में घुलनशील विटामिन, हाँ ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बिस्की से वसा, बिस्की से वसा, बिस्की बी और एस, बिस्की से वसा। वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी और जल में घुलनशील विटामिन केड़ा। ठीक है, केड़ा। विटामिन देख लें, रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होती हैं। ध्यान रखना, विटामिन क्या होती हैं? कार्बनिक यौगिक होती हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन, विटामिन क्या होती हैं? कार्बनिक यौगिक होती हैं जो शरीर की मरम्मत करने में सहायक होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है? विटामिन रासायनिक नाम। ठीक है, कौमी से होने वाला रोग, स्रोत और खोजकर्ता उसका। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं हेडिंग, विटामिन और उसका रासायनिक नाम और उसका रोग और उसका स्रोत और उसका खोजकर्ता। तो ठीक लेते हैं, विटामिन ए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। ठीक है, और इसके जो स्रोत हैं वो कौन है? गोल्डन राइस है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, मूंगफली है। गोल्डन राइस है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं और मूंगफली है। और इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन थे? मैकुलम इसके क्या थे? खोजकर्ता थे। किसके? विटामिन ए के। विटामिन बी, विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन है। बेरी इसकी कमी से होने वाला रोग है। चावल, सभी अनाज। मैकुलम भी इसके क्या थे? खोजकर्ता। तो विटामिन ए और बी के खोजकर्ता कौन है? मैकुलम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक, सॉरी इसका भी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स क्या? एस्कॉर्बी रोग होता है। आंवला इसका क्या होता है? सबसे यानी कि खट्टे फल जितने भी होती हैं उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। हॉलकट, हॉलकट क्या है? इसके खोजकर्ता हैं ए और बी के मैकुलम। ठीक है, सी के हॉलकट हैं और डी के हॉपकिंस हैं। डी के कौन है? हॉपकिंस है। डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफोरेल है। कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। सूर्य की किरणें, दूध, अंडा इसके क्या है? स्रोत। सूर्य की किरणें, दूध, अंडा क्या है? ये क्या है? आपके स्रोत हैं। और ये रासायनिक विटामिन भी कहलाता है। आपसे पूछा जाए रासायनिक विटामिन किसे कहते हैं तो एक डी को कहते हैं क्योंकि ये बनता है इसीलिए रासायनिक क्रिया द्वारा। विटामिन ई टैकोफेरॉल भी कहा जाता है। बांझपन और एनीमिया रोग होता है। बादाम, अंकुरित अनाज। ठीक है, हर्बर्ट इमांस विटामिन ई के क्या है? खोज करता है। केका फ्लाक्यूनोन वैज्ञानिक नाम है। रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। पपीता, खजूर, कीवी। पपीता, खजूर, कीवी। पपीता, खजूर, कीवी इसका क्या है? स्रोत है। और हेनरिक इसके कौन है? खोज करता है। हेनरिक कौन है? इसके खोज करता है। मैकुलम, हॉलकट, हॉपकिंस, हर्बर्ट इवांस और हेनरिक ये क्या हो गए? विटामिन के खोजकर्ता हो गए। अब बी कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो देख लेते हैं। बी1 का तो थायमीन नाम था। रोग कौन सा हो रहा था? बेरी। ठीक है, राइबोफ्लाविन बी2 का नाम है। मुंह में छाले हो जाती हैं। दूध और पनीर इसका स्रोत है। बी3 नियासिन कहते हैं। पेलाग्रा रोग होता है। देखो 3 है बी में,
B3 है और पैराग्राम में भी कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, तो आप याद रखोगे। B2 मुंह और छाले 2 वर्ड है, तो मुंह में छाले किस विटामिन की, तो B2 की विटामिन की कमी से होते हैं। राइबोफ्लोविन, नियासिन और पेलाग्रा रोग भी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम है, B2 की राइबोफ्लोविन, और मुंह 2 वर्ड, छाले 2 वर्ड। तो दूध और पनीर से मिलती है, हरी सब्जी और गन्ना से विटामिन B3 मिलती है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड होता है। बालों का सफ़ेद होना, क्या होना, बालों का सफ़ेद होना, ठीक है। किसका सफ़ेद हो रहा है, बाल सफ़ेद, और बाल सफ़ेद टोटल 5 वर्ड हो गए। बाल सफ़ेद टोटल 5 वर्ड हो गए। बाल सफ़ेद टोटल 5 वर्ड हो गए, यानी कि B5 पैराग्राह 3 वर्ड, यानी कि B3 मुंह में छाले, मुंह 2 छाले 2, ठीक है, यानी कि B2। अब आ गया B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। एनीमिया होता है, रात के सपने याद नहीं रहते हैं, यानी कि विटामिन B6 की अगर आपके अंदर कमी होगी तो रात में जो सपने आएंगे वो आपको याद नहीं रहेंगे और एनीमिया रोग हो जाएगा। दूध, हरी सब्जी इसके क्या हैं, स्रोत हैं विटामिन बी की, ठीक है, B6 की। आगे चलते हैं, आपके और भी विटामिन हैं। विटामिन B7, ठीक है, कौन सा है, विटामिन B7, इसका बायोटीन है, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन और B7 बायोटीन बोलते हैं। सब लकवा, बालों का झड़ना, क्या, लकवा, बालों का झड़ना। देखो बाल सफ़ेद B5 है, लेकिन लकवा मार गया, लकवा मार गया, लकवा मार गया, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। लकवा 3, मार 2 और गया 2, तो 4 और 3 7, लकवा मार गया मीन्स विटामिन B7 लकवा मार गया। आपको लकवा नहीं पढ़ना है, लकवा मार गया मीन्स विटामिन B7। बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, ठीक है, किसका झड़ना, बालों का झड़ना, ठीक है, क्या स्रोत है, आंवला है। B8 का इंसिटॉल, इंसिटॉल आंत में संक्रमण, विटामिन B8 की कमी से आंत में संक्रमण। दूध, हरी सब्जियां, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, आंत में संक्रमण, आंत में संक्रमण। 8 और 9 क्या है, आंत में संक्रमण है। 8 का इंसिटॉल है, 9 का फॉलिक अम्ल है। दूध, हरी सब्जियां ई कोलाई द्वारा निर्माण होता है, ई कोलाई द्वारा निर्माण होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन बिना वजह शरीर में दर्द होने लगता है, कोई भी वजह नहीं है। मछली, माछ, वर्षा की बूंदें, विटामिन B12 से हमें कौन सी वर्षा की बूंदों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो B12 मिलती है, ठीक है। बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो जब भी बारिश हो आप क्या है, नहाया जरूर करें, आपको विटामिन B12 मिलती रहेगी और बिना वजह के आपके शरीर में दर्द भी नहीं होगा। अब इसके बाद आती है फैट यानी कि वसा, ठीक है, वसा के बारे में पढ़ते हैं। फैट यानी कि वसा देख लेते हैं। तो वसा शरीर को संचित ऊर्जा, स्टोरेज एनर्जी प्रदान करती है, ठीक है। क्या करती है, शरीर में स्टोरेज ऊर्जा कौन सी होती है, वसा होती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को क्या करती है, प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करती है। बीमार होने पर शरीर सबसे पहले वसा का उपयोग करता है। आपसे पूछा जाए बीमार होने पर सबसे पहले शरीर किसका प्रयोग करता है, तो वसा का करता है। वसा की कमी से शरीर दुबला, त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की अधिकता से हृदय रोग व मोटापे की समस्या भी हो जाती है। वसा की जब अधिकता होगी तो हृदय रोग होंगे, मोटापे की समस्या होगी। वसा की कमी से शरीर दुर्बल हो जाएगा, त्वचा रूखी हो जाएगी। बीमार होने पर शरीर सबसे पहले वसा का प्रयोग करता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर के शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, संतृप्त वसा, यानी इनमें अधिक वसा की उपलब्धता होती है। ऐसी वसा जो जल में घुलनशील नहीं हो वो असंतृप्त वसा, और असंतृप्त मीन्स जो घुलन हो जाए। तो जैसे कि यानी कि अत्यधिक टेम्परेचर, इसका कोई टेम्परेचर होता है 30 डिग्री टेम्परेचर, अगर मान लीजिए ये तेल भी जमी रहे, 30 डिग्री टेम्परेचर भी जमी रहे 24 या 30 डिग्री पर, तो वो होती है संतृप्त, और जो नहीं जमे वो होती है क्या, असंतृप्त। तो घी, मक्खन, डालडा, नारियल का तेल, ये क्या होती हैं, जम जाती हैं। बहुत कम टेम्परेचर पर जो जम जाती हैं वो संतृप्त, और नहीं जमती हैं बहुत कम टेम्परेचर यानी कि कभी भी नहीं जमती हैं, वो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये नहीं जमते हैं, ये असंतृप्त वसा हैं। और ये कैसी हैं, संतृप्त वसा मीन्स जम जाएँ, जो कम टेम्परेचर भी जम जाएँ, ठीक है, वो क्या हैं, आपके संतृप्त हैं, और जो नहीं जमे वो असंतृप्त हैं।
आगे देख लेते हैं कुछ क्या हैं ये खनिज स्रोत हैं या रासायनिक पदार्थ हैं, देख लेते हैं। आयरन, अमरूद, पालक आरबीसी के निर्माण में सहायक और कमी से रोग होता है। आयरन की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। आयोडीन की कमी से हो जाता है क्या, तो ये थायरॉक्सिन के निर्माण में तो समुद्री भोजन, शैवाल और नमक, ठीक है। आयोडीन का मिलता है समुद्री भोजन, शैवाल, नमक में मिलता है। थायरॉक्सिन के निर्माण में सहायक होता है। घेंगा, गलघोंटू, गोइटर रोग हो जाता है इसकी कमी से। आगे देख लेते हैं कॉपर, कॉपर खजूर, चुकंदर, अनार में मिलता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। न्यूट्रोपेनिया और थैलीसीमिया नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम नींबू, दूध, अंडा में मिलता है। दांत व हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में कौन, कैल्शियम दांत व हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। टिटेनी, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, टिटेनी। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग होता है। थैलीसीमिया कॉपर यानी तांबा की कमी से होता है। टिटेनी कैल्शियम की कमी से होता है। सोडियम, सोडियम खाने वाला नमक यानी NaCl होता है, दूध और अंडे से मिलता है। हमें खाने वाले नमक NaCl से भी मिलता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। डायरिया नामक रोग हो जाता है कमी से, जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो डायरिया रोग हो जाता है और ये क्या करता है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम देख लेते हैं, सभी प्रकार के अनाजों में मिलता है। यह शरीर के संतुलन में सहायक होता है। इसकी कमी से लकवा मार जाता है। जब भी व्यक्ति के शरीर में अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो क्या मार जाता है, लकवा मार जाता है। और यह शरीर के संतुलन में क्या होता है, पोटेशियम सहायक होता है। आगे चलते हैं, ये हो गया अपना। आगे चलते हैं, ये कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं कौन सा संतुलित आहार है, शायद मानव आहार, ठीक है। मानव आहार ऐसा आहार जिसमें आवश्यक सभी, संतुलित आहार ही बोलते हैं, संतुलित महानव, संतुलित आहार है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आहार जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हों निश्चित मात्रा में, जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में हों उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। या ऐसा आहार जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। जैसे कि जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि शरीर को प्राप्त हो सकें। आवश्यक प्रतिदिन पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है। आवश्यक प्रतिदिन पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, तो प्रोटीन हमें प्रतिदिन कितनी चाहिए, 90 ग्राम प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है प्रतिदिन कितनी प्रोटीन, 90 ग्राम प्रोटीन हमको मिलना चाहिए। वसा 50 से 70 ग्राम मिलना चाहिए। फाइबर 20 ग्राम मिलना चाहिए। प्रोटीन 90 ग्राम, वसा 50 से 70 ग्राम, फाइबर 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 400 से 500 ग्राम होनी चाहिए। ऊर्जा 3 से 3500 किलो कैलोरी प्रतिदिन मिलना चाहिए। 3000 से 3500 किलो कैलोरी मिलना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 400 से 500, फाइबर 20 ग्राम और वसा 50 से 70 ग्राम, प्रोटीन 90 ग्राम मिलना चाहिए, ठीक है। अब न्यूट्रिशंस, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र, कुछ फैक्ट हैं ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में। पोषण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, लेवोजियर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रिशन का जनक किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन साइंस का जनक किसे कहते हैं, लेवोजियर को। न्यूट्रिशन साइंस का जनक किसे कहते हैं, लेवोजियर को। और राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भारत में, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक, मेरी दृष्टि में ये कोई काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। आवश्यक कैलोरी कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के 4 घंटे अगर कार्य कर रहे हो तो पुरुष को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, महिला को वहीं पर 2100 कैलोरी की। 4 घंटे अगर आप प्रतिदिन काम करते हो तो पुरुष को 2000 कैलोरी की आवश्यकता, वहीं पर महिला को 2100 कैलोरी की। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो 3000 कैलोरी, 2500 कैलोरी, भाई यहाँ पर कम हो जाएगी। 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो 3600 कैलोरी और 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, पोषण से संबंधित जीवों के मध्य संबंध, पोषण से संबंधित जीवों के मध्य संबंध, ठीक है। ये ठीक है, पोषण से संबंधित है लेकिन कोई ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, स्किप कर दीजिए, कोई मतलब। अब है शरीर के लिए पोषण की क्या उपयोगिता है, तो सीधा सीधा हेडिंग्स देख लीजिए। एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण की हमें आवश्यकता। शारीरिक मरम्मत के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। उपापचय, उपापचयी नियंत्रण यानी कि चीज़ों को पचाने के लिए हमें क्या होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। अपनी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है। अब प्रतिदिन पोषण की ज़रूरत, ये मैं बता चुका हूँ, ये गलत लिखा है 90 ग्राम, ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। ये आपकी जो पार्ट 4 है वो भी आपका क्या है, कंप्लीट हो गया है 6 यूनिट का। मैं इससे पहले देखो आपको एक जानकारी और दे देता हूँ।
जो यूनिट 7 है उसको मैं कंप्लीट पूरी अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट 9 है वो भी मैं आपको कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। हमारी जो 6 यूनिट है वो मेरे द्वारा 5 पार्ट में कंप्लीट की गई है, ठीक है, जिनमें से आपका ये 4th पार्ट आ रहा है और इसके बाद जो अंतिम पार्ट आएगा वो 5वां पार्ट आएगा, जो कि 10 से 12 मिनट का रहेगा, ठीक है। और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कहीं ना कहीं देखो, कहते हैं ना कि आग लगे जितने में से जितना बचता है वही अच्छा है, यानी कि अगर आप 100 में से अगर आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं वही काफ़ी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में आपका सही करना अहम रोल निभाता है, ना कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है भाई। और साथ ही साथ आप पार्ट 1 की भी क्या है तैयारी करते रहिए। और मैं आप लोगों से एक और डिमांड चाह रहा हूँ आप लोगों से, जैसे मैं पार्ट वन की अगर वीडियो बनाऊँ तो क्या आप चाह रही हो ऐसा कि मैं पार्ट 1 की भी वीडियो आपको बना करके दूं, ठीक है। अगर आप जितने भी लोग सहमत हों कि नहीं सर आप पार्ट 1 की वीडियो भी हमें बना कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 1 की वीडियो भी लेकर के आऊँगा, ठीक है भाई। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट आज आ जानी चाहिए मेरे लिए कि इतने लोगों को पार्ट 1 की आवश्यकता है, तो पार्ट 1 की जितने लोगों को आवश्यकता होगी मैं पार्ट 1 की वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।